Hello, my dear students. This is Dr. Akanksha Agrawal, आपकी गुरुमा, and I welcome you all in this most important topic series, जिसमें आज हम organisms and population और ecosystem इन दो chapters के most important topics को discuss करने वाले हैं. अब स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, तो ये इकोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. 3 to 4 क्वेश्चंस तक यहां से आ जाते हैं. आइए देखते हैं वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं. तो सबसे पहले इसमें जनरल बातें कही गई हैं, जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल के बारे में. इनमें से स्पेशली जो यूरी हेलाइन या यूरीथर्मल एंड स्टीनोहेलाइन या स्टीनोथर्मल वाले वर्ड्स हैं वो जरूर आने चाहिए. स्टीनो मतलब जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर झेलें, और यूरी मतलब जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी या वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेलें. इसके अलावा इसमें वो भी आना चाहिए कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल पे जाएंगे डिक्रीज करेंगे. ये कोई बड़ी बात नहीं है. एग्जाम्पल्स तो ऑफकोर्स हमें करने ही है, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं. इसके बाद सेकेंड, इसमें वाटर के अंडर हमें सैलिनिटीज आनी चाहिए. तो पीपीटी, पार्ट्स पर 1000 में सैलिनिटी को मेजर किया जाता है. लेस देन 5, 30 से 35 एंड मोर देन 100. ये हाइपरसैलाइन लगून्स की हो जाएगी, ये मेरीन वाटर जैसे सी की हो जाएगी, ये इनलैंड या फ्रेश वाटर की हो जाएगी. नाउ इसके बाद लाइट में हमें पता होना चाहिए कि 500 मीटर डीप से ज्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें पता ही नहीं है कि सन जैसी कोई सेलेस्टियल बॉडी भी है, वहां पे लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है. सॉइल में भी हम जानते हैं जैसी मिट्टी वैसा वेजिटेशन वैसे एनिमल्स, और सॉइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, ये 4 एबायोटिक फैक्टर्स के बाद में जो जहां से बहुत कॉमनली क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं पॉपुलेशन मॉडल्स की बात करते हैं. तो पॉपुलेशन डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हमें दो आने चाहिए, एक एक्सपोनेंशियल मॉडल, ग्रोथ का मॉडल, और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. तो ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत इजी है ये. जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्सपोनेंशियल मतलब लैग फेज आया और एकदम से लॉग फेज आता है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, इसीलिए एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, रुकावट काम नहीं करेगी. तो यहां पर हमने सीखा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ यानी dN/dt इज इक्वल टू RN, जहां पर N है मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल, इंट्रिंसिक नेचुरल इंक्रीज की रेट जो है, जबकि यहां पे पहले लैग फेज, लॉग फेज, डेक्सिलरेशन फेज और फिर एसिम्प्टोट आएगा जो कैरिंग कैपेसिटी है. यहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये लॉजिकल बात कर रहा है, ऐसा ही होता है नेचर में, यानी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगा. इसे हम बहुत मजेदार बच्चे पार्टी से भी सीखते हैं. तो यहाँ पे RN तो है बट K-N/K यानी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा. तो ये सिग्मॉइड कर्व आएगा इसका और इसका जे शेप्ड आएगा, इतना हमें जरूर आना चाहिए. नाउ इसके बाद में ग्रोथ मॉडल्स के बाद में यहां पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ठीक है. ये ग्रोथ कर्व्स के पहले आता है. ऑफकोर्स इसमें 4 तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है, आप लोग जानते ही हैं. पहला जिसे बोलते हैं रेगुलेटर्स, मतलब जो अपने बॉडी टेम्परेचर को, पीएच को, सबको कांस्टेंट रखेंगे, होम्योस्टैसिस मेंटेन करेंगे. दूसरा कॉन्फॉर्मर्स, जिनका इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है. तो ध्यान रखना 99% एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स इसी कैटेगरी में आते हैं. पार्शियल रेगुलेटर्स भी हम जानते हैं. नाउ तीसरा रिस्पॉन्स होता है माइग्रेट का मतलब है जो टेम्पररली उस अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल में माइग्रेट कर जाएंगे. यहां पर क्यालियोदियो नेशनल पार्क, राजस्थान, भरतपुर में हर साल साइबेरियन क्रेन्स आती हैं, साइबेरिया एंड कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सस्पेंड के अंदर ध्यान रखना बैक्टीरिया, फंजा एंड लोअर प्लांट्स में स्पोर्स बनते हैं, हायर प्लांट्स में सीड डॉर्मेंसी में जाती है. इसके अलावा इसमें हमें आना चाहिए हाइबरनेशन एनिमल्स की अगर बात करें, जैसे पोलर बियर, विंटर स्लीप, देन एस्टिवेशन समर स्लीप में स्नेल्स एंड फिशेस, ध्यान रखना. एंड डायापॉज में आ जाएगा अपना जू प्लैंक्टन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
जितना मैं बता रही हूं बस इतना इसके एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न कर लेना। इसके बाद आते हैं अडेप्टेशन। अडेप्टेशंस में डियर स्टूडेंट्स, एक तो जीरोफाइट के अडेप्टेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम हो जाएगी जिसे फाइलोक्लैड बोलते हैं, लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन हो जाएंगी ताकि वाटर का लॉस कम हो, थिक क्यूटिकल हो जाएगी, संकन स्टोमेटा हो जाएंगे, और कैंप प्लांट्स में तो रात में ही खुलेंगे, नाइट में खुलेंगे। इसके बाद जीरोफिटिक में ही एनिमल्स के अंदर कंगारू रैट जरूर याद रखना, जो मेटाबॉलिक वाटर को यूज करेगा और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पास करता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें माउंटेन सिकनेस वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हाई माउंटेन पे जाने पर नोशिया, डिजीनेस, फटीग, टायर्डनेस, हार्ट पैल्पिटेशंस, ये सब कुछ होता है और एक्लिमेटाइजेशन हो जाता है। वो ब्रीदिंग में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो ये दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बिहेवियरल वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम डेजर्ट लिजर्ड की बात करते हैं। तो डेजर्ट लिजर्ड जो है ये बिल बनाकर रहेगी और जैसे ही थोड़ी सी इसको ज्यादा ठंड लगने लगी तो गर्म धूप बाहर जाएगी, धूप सेकेगी और फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगा वापस बिल में आ जाएगी। तो ये हमें आना चाहिए। इसके अलावा कई सारे पेड़ों में कांटे बन जाते हैं, थॉर्न्स। कैक्टस में, अकेसिया बबूल में थॉर्न्स, कैट से याद रख सकते हो, कैक्टस, अकेसिया, थॉर्न बन जाते हैं। ये सब हमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसके बाद फिर हम आएंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि बी और आई जो है ये दोनों तो पॉपुलेशन बढ़वाएंगे, नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन, और डी और ई जो है डेथ और एमिग्रेशन पॉपुलेशन कम करेंगे। अगर बी प्लस आई मोर होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अगर ये कम होगा तो डिक्रीज होगी, और दोनों बराबर होंगे तो स्टेबल होगी। इतना अपने को आना चाहिए, ठीक है। यहां पर टी टाइम के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, जितनी इनिशियल थी प्लस बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, अगर इंक्रीज हो रही है तो इतना हमें आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर नेटैलिटी और मोर्टेलिटी वाला फंडा होता है। तो ध्यान रखना नेटैलिटी या बर्थ रेट का क्या मतलब है और मोर्टेलिटी या डेथ रेट का क्या मतलब है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पर इंडिविजुअल कितने पैदा हो रहे हैं और कितने मर रहे हैं, ये ध्यान रख लेना। जैसे मान लो 20 लोटस थे, 8 और जुड़ गए, 8 न्यू बने, यानी टोटल 28 हो गए। मान लो एक हफ्ते में तो हम इसकी बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? हम ऐसे निकालेंगे कि 20 लोटस पर 8 नए आए हैं, यानी एक लोटस पर 8/20, ये इसकी बर्थ रेट हो जाएगी। इसी तरह से डेथ रेट निकालते हैं, इतना फंडा आना चाहिए। नाउ यहां पर आ जाएंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ये तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी दो स्पीशीज की पॉपुलेशन कभी भी अकेली नहीं रह सकती, दो तो मिनिमम होंगे ही होंगे। तो यहां ध्यान रखना प्लस प्लस हो जाएगा म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, ठीक है। इसमें एल्गी और फंजाई की दोस्ती लाइकन्स हो जाएगा, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट माइकोराइजा हो जाएगा। इसमें फिग एंड वास्प की दोस्ती हो जाएगी, यक्का प्लांट और उसके मौत की दोस्ती हो जाएगी, राइजोबियम बैक्टीरिया और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग है उसकी दोस्ती हो जाएगी, फ्रैंकिया एंड नॉन लेग्यूमिनस लाइक एल्नस की दोस्ती हो जाएगी, वो सब इसमें आ जाएंगे। नाउ दूसरा माइनस यानी कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन में स्टूडेंट्स गॉस का कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और मैक आर्थर ने जो हमें बताया था कॉम्पिटेटिव को एग्जिस्टेंस, ये आना चाहिए। गॉस ने तो ये कहा था कि कभी भी दो कंपीटिंग स्पीशीज साथ नहीं रह सकती इवेंचुअली, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक सुपीरियर स्पीशीज इंफीरियर वाली को एलिमिनेट कर देगी, एक्सक्लूड कर देगी। पर मैक आर्थर ने हमें बताया था कि एक ही पेड़ पे 5 चिड़ियाएं रह सकती हैं, क्यों? रिसोर्स पार्टीशनिंग कर देंगी। इस पर बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है, ये रटने से काम नहीं चलेगा, ये फंडा हमें क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा प्लस माइनस में 2 आ जाते हैं, पैरासाइट का फायदा, होस्ट का नुकसान, और दूसरा शिकारी का फायदा और शिकार का नुकसान। तो ये सब एग्जांपल्स तो ऑफकोर्स हमें आते ही हैं। नाउ प्लस और जीरो एंड माइनस और जीरो। माइनस जीरो है अमेंसालिज्म, इसका टिपिकल एग्जांपल है एंटीबायोटिक। एक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक मिली और दूसरे बैक्टीरिया को मारा तो एक का नुकसान हो गया, वो मर गया, और दूसरे का ना फायदा ना नुकसान हो गया। और यहां पर आ जाता है कमेंसालिज्म। कमेंसालिज्म के एग्जाम्पल्स हैं जैसे एक आम के पेड़ पर एक ऑर्किड की बेल चढ़ रही है, या व्हेल के बैक पे बार्निकल्स हैं, या
कैटल्स के साथ वो छोटी छोटी चिड़िया उड़ रही हैं, ये सारे जो हैं ये कमेंसालिज्म के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये हमें अच्छे से आना चाहिए। सो दिस इज अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अब आ जाओ स्टूडेंट्स, अपन इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आना चाहिए? सबसे पहले इकोसिस्टम में एक वर्ड आना चाहिए, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है पेड़ों का। सबसे नीचे हर्ब एंड ग्रासेस छोटे छोटे हैं, फिर झाड़ियां, श्रब्स, मिडिल लेयर, एंड टॉप पे ट्रीज आ जाएंगे, बड़े बड़े टॉप लेयर पे हो जाएगा। अब इसके बाद में इसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्टिविटी, देन जो है अपना डीकंपोजिशन, ठीक है, देन एनर्जी फ्लो एंड देन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रही हूं मैं। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी में हमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसर जो खाना बनाएंगे, बायोमास प्रोडक्शन, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर के लेवल पर जो होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 2 हो गए, जो टोटल बनाएगा जीपीपी, और जो रेस्पिरेटरी लॉस के बाद बचेगी वो एनपीपी। तो एनपीपी इज ऑलवेज लेस देन जीपीपी। रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी लॉसेस होंगे 20%, यही अवेलेबल है अगले कंज्यूमर के लिए, इतना आना चाहिए। नाउ इसमें हमें नेक्स्ट पॉइंट जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि पूरी पृथ्वी की, होल अर्थ की एनुअल एनपीपी जो है वो होती है 170 बिलियन टन। और इसमें से वैसे तो ओशियन 70% है, बट ओशियंस का कंट्रीब्यूशन केवल 55 बिलियन टन है, बाकी 115 लैंड वाला होता है, ये हमें आना चाहिए। चलिए, डीकंपोजिशन के 5 स्टेप्स हमें आने चाहिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। इसकी ट्रिक है, फल लेके चला हूं मैं, फल लेके चला हूं मैं, यानी फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब बड़े पीस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, बस फिजिकल प्रोसेस है। लीचिंग मतलब पानी में घुलने वाले, डीप मिट्टी में चले गए अनअवेलेबल सॉल्ट्स हैं, पेड़ की जड़ें नहीं एब्जॉर्ब कर सकती। कैटाबॉलिज्म मतलब बैक्टीरिया, फंजाई जो बॉन्ड्स तोड़ के ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में करवाएंगे। इनकम्प्लीट जब होगा तो अभी भी ऑर्गेनिक है, रिच है, बहुत अच्छी काली मिट्टी है, डार्क कलर की एमॉर्फस जिसे ह्यूमस कहते हैं, और जब पूरा कंप्लीट रिलीज हो जाएगा मिनरल्स का तो मिनरलाइजेशन हो जाएगा। इसमें जो रॉ मटेरियल है जिसे तोड़ा जा रहा है वो मरे हुए पेड़ जानवर यानी डेट्राइटस है, मरी हुई पत्ती फत्ती, ये वो कीड़े फीड़े वो सब आ जाएंगे। इसमें फैक्टर्स जरूर आने चाहिए, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। इसकी ट्रिक है स्टूडेंट्स, माय कैट, मेरी बिल्ली। माय मतलब मॉइस्चर, जितना बढ़िया मॉइस्चर होगा तो वो हेल्प करेगा। टी मतलब एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए। कोल्ड अगर हुआ, बहुत ठंड बहुत गर्मी, एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो डीकंपोजिशन स्लो हो जाएगा। नाउ ए से है एरोबिक कंडीशन होंगी, तो बढ़िया टेम्परेचर चाहिए, बढ़िया मॉइस्चर चाहिए, एरोबिक कंडीशन चाहिए। लो टेम्परेचर हुआ, एनारोबिक कंडीशन हुई तो डीकंपोजिशन स्लो हो जाएगा। और सी से है केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस। यहां पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि लिग्निन और काइटिन बहुत टफ शुगर्स हैं, तो यहां पे स्लो डीकंपोजिशन होगा, आसानी से नहीं टूटेंगी। और नाइट्रोजन और शुगर्स जो हैं ये बहुत अच्छे से सॉल्युबल है, फटाफट टूटेंगे, फास्टर डीकंपोजिशन होगा। तभी तो कोल्ड टेम्परेचर जो बर्फीले इलाके हैं वहां पे वूली मैमथ्स के एज इट इज पूरे के पूरे बॉडीज मिली है, क्योंकि डीकंपोजिशन इतना स्लो हो जाता है। अब एनर्जी फ्लो में हमें आना चाहिए फूड चेन के बारे में नॉलेज, इंटर रिलेटेड फूड चेन्स हो गई इंटरकनेक्टेड, तो फूड वेब आना चाहिए। ट्रॉफिक लेवल्स का हमें नॉलेज होना चाहिए। ट्रॉफिक लेवल्स तो आप जानते हो, T1 पर आ जाएंगे प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर T2 पे हर्बीवोर्स आ जाएंगे यानी प्राइमरी कंज्यूमर, फिर T3 पे सेकेंडरी कंज्यूमर, और फाइनली जिसे कोई नहीं खाएगा वो टॉप कंज्यूमर हो जाएगा। यहां पर हमें 10% लिंडमैन का एनर्जी फ्लो का लॉ भी आना चाहिए। उन्होंने कहा था केवल 10% ही आगे जाती है। सो 10% प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसके 10%, और इसीलिए इनके लेवल्स जो है रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। इसके बाद इसमें हमें आने चाहिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी डिस्कस कर लूंगी आपके साथ में। और इसमें आना चाहिए फूड चेन के टाइप्स ऑफ फूड चेन, अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है।
चलो, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फूड चेन के टाइप्स की। इसमें डेट्राइटस फूड चेन है एंड ग्रेजिंग फूड चेन है। डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन में डिफरेंस क्या है? यहां पे T1 लेवल पे डेट्राइटिवोर्स आएंगे जो डेट्राइटस पर फीड करेंगे, और यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आएंगे जो भी सनलाइट है उसे यूज कर और वो खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे सन इज द सोर्स और यहाँ पे डेट्राइटस इज द रॉ मटेरियल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि एक्वाटिक फूड चेन, जो एक्वाटिक है उसमें जीएफसी मेजर तरीका है एनर्जी ट्रांसफर का, और टेरेस्ट्रियल में ये। इसे कैसे याद रख सकते हो? देखो कहां पे ज्यादा एनपीपी है? लैंड पे। लैंड पे ज्यादा खाना बन रहा है तो मरेंगे भी ज्यादा, तो डेट्राइटस भी ज्यादा इकट्ठा होगा, इसीलिए लैंड पे। बाकी ऐसे भी याद रख सकते हो, ए जी ओ जी ल जी स न जी, ए जी से भी याद रख सकते हो। चलो, अब इसके बाद में अपन आ जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमें 3 पिरामिड्स बनाने हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से सुनो, आपके लेवल पर ग्रासलैंड हो, पानी हो, कुछ भी हो, तो ये वाला अप राइट आएगा ऐसा, मतलब नंबर सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर का और सबसे कम टॉप कंज्यूमर्स का, यानी ये अप राइट है, सीधा है, सीधा ग्रासलैंड के अंदर भी और पानी के अंदर भी, एक्वाटिक फूड चेन में भी। एनर्जी का तो होगा ऑलवेज अप राइट, क्योंकि 10% एनर्जी ही आगे जाएगी, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर में होगी और सबसे कम टॉप कंज्यूमर में होगी। पर ये यहाँ पे झोल है। यहाँ पे अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें जैसे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, तो ये अपराइट होगा, लेकिन अगर एक्वाटिक की बात करें जैसे सी, तो ये इन्वर्टेड है, और इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। बायोमास का पिरामिड में फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम है, जू प्लैंक्टन का ज्यादा है। नंबर फाइटोप्लैंक्टन का ज्यादा है, जू प्लैंक्टन का कम है, लेकिन एनर्जी भी फाइटोप्लैंक्टन की ज्यादा है, जू प्लैंक्टन की कम है, लेकिन बायोमास फाइटोप्लैंक्टन का कम है और उसका ज्यादा है। नाउ 2 वर्ड्स और हमारी टिप्स पर होने चाहिए, स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। इन पे कॉमनली क्वेश्चन आता है। नाउ स्टैंडिंग स्टेट का सिंपल सा मतलब है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के एरिया में कितना इनऑर्गेनिक मटेरियल है, और इसका मतलब है कितना बायोमास यानी ऑर्गेनिक मटेरियल है। आप इसे नंबर से भी देख सकते हो, ड्राई वेट, वेट वेट, किसी से भी देख सकते हैं। तो स्टैंडिंग क्रॉप मैं कैसे याद रखती हूँ? क्रॉप, क्रॉप मतलब फसल, अनाज, ये तो लिविंग है ना, तो यहाँ ऑर्गेनिक मैटर देखेंगे, यहाँ इनऑर्गेनिक देखेंगे। चलिए, अब इसके बाद में हम आ जाते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे। इसमें हमें आइडिया होना चाहिए कि गैसियस साइकिल होती है, जैसे नाइट्रोजन की साइकिल, कार्बन की साइकिल, और सेडिमेंट्री साइकिल्स होती हैं जैसे सल्फर की और फास्फोरस की साइकिल। कार्बन साइकिल में तो आप जानते ही हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए पेड़ एटमॉस्फेयर से, वाटर से CO2 लेंगे, और ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट्स, एनिमल्स यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर सबको ही CO2 रिलीज आउट करेगा। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, उन सब के जलाने से, जंगल में आग लगाने से भी CO2 एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा। फॉस्फोरस में आप जानते हैं रॉक्स, चट्टाने, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। उनकी वेदरिंग होगी, टूटेंगी तो मिट्टी में आएंगे, मिट्टी से पेड़, पेड़ से जानवर, दोनों के मरने से डेट्राइटर्स यानी डिकम्पोजर, जिसे वापस मिट्टी में ला देंगे। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, सिंपल सी बातें हैं क्या क्या हैं। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने कहा था 33 ट्रिलियन US$ लगेंगे इन्हें बनाने में, जबकि GNP 18 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये सारे हो गए डियर स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इन 2 छोटे छोटे चैप्टर्स से 8-9 क्वेश्चंस तक आपके आ जाएंगे स्टूडेंट्स, तो प्लीज इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जितना मैंने अभी पढ़ाया है उतना टिप्स पर करके ही जाना है अपने को। मिलते हैं अगले MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।